नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का रवीन एकेडमी में। आज हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट जीएस का सेगमेंट है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए मेरे साथ रविंद्र सिंह के साथ और हम लोग शुरू करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जीएस का और बहुत ही ज़्यादा अपेक्षित टॉपिक है। सभी लोग बहुत ज़्यादा इसके लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, सबकी अपेक्षाएं थी कि इंडियन इकोनॉमी शुरू किया जाए। तो आप लोगों के लिए हम लेकर आ गए हैं इंडियन इकोनॉमी। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे बड़े एक ही अलग अंदाज में। इसको हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। देखो, थोड़ा सा हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो हमारा यूपीएससी है सिविल सर्विसेज, उसमें इकोनॉमिक्स नहीं है, इकोनॉमी है, और स्पेशली इंडियन इकोनॉमी। तो यहाँ पर जो अर्थशास्त्र होता है वो हमें नहीं पढ़ना है, कदापि नहीं पढ़ना है। हाँ, अर्थशास्त्र के कुछ एक छोटे छोटे टर्म हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, वो थोड़े से हमें जानने हैं और उसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। क्लियर? तो अर्थशास्त्र नहीं पढ़ना है, अर्थव्यवस्था पढ़ना है। क्लियर? तो इसका जो सिलेबस है, हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे और उसका हम आपको पीडीएफ उपलब्ध कराएंगे कि इकोनॉमी में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं और किस टॉपिक से प्रीलिम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टॉपिक से मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे हम प्रीलिम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कैसे हम मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले आप लेक्चर को सही से सुनेंगे, समझेंगे, नोट्स बनाएंगे और फिर जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व होंगे। वो बाएं हाथ का खेल होगा। ओके, तो आज जो हम लोग यहाँ पर क्लास पढ़ेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था एक परिचय, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे आज वाले लेक्चर में। पहला लेक्चर होगा, बेसिक है बिल्कुल। ओके, तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षण क्या है, यानी सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात यहाँ पर हम लोग करेंगे। पहले भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षण। भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षण। तो जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो इसमें लिखेंगे सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, आधारभूत लक्षण। तो कैसी है हमारी इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था किस टाइप की है ना। आप सभी लोग भारत में रहते हैं तो क्या फील करते हैं कि किस टाइप की इकोनॉमी है और देशों से हम कैसे अलग हैं। क्लियर? तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो यहाँ पर निम्न प्रति व्यक्ति आय है। अच्छा, एक बात तो यहाँ पर कर लेते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी को विकासशील अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखा जाता है। तो डेवलपिंग इकोनॉमी है इंडिया की, इसके पीछे वजह क्या है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हम इसको डेवलपिंग इकोनॉमी कहते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को। तो आइए मैं कुछ फैक्टर्स की यहाँ पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले देखें तो निम्न प्रति व्यक्ति आय। पहला फैक्टर, निम्न प्रति व्यक्ति आय। लो पर कैपिटा इनकम। क्या होती है प्रति व्यक्ति आय? ये जो छोटी छोटी बातें हैं इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। नेशनल इनकम पढ़ाएंगे तो उसमें हम ये सारी बातें आपको बताएंगे, तो कोई टेंशन नहीं लेना है, सारी चीज़ें आपको एक एक समझ में आने वाली हैं बहुत अच्छे तरीके से। क्लियर? लेकिन मैं अपेक्षा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि जो बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये छोटी छोटी बातें तो पता होंगी, एनसीईआरटी का स्टडी तो किया ही होगा।
और जिसने एनसीईआरटी की स्टडी नहीं भी किया है तो कोई टेंशन नहीं लेना, हमारी क्लास में वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो निम्न प्रति व्यक्ति आय, लो पर कैपिटा इनकम, और दूसरा पूंजी का अभाव है, पूंजी का अभाव। हम लैक ऑफ कैपिटल कह सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में कैपिटल का बहुत ज़्यादा अभाव है। क्लियर। अब तीसरा अगर हम लोग यहाँ पर सोचे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को हम यानी इंडियन इकोनॉमी को डेवलपिंग इकोनॉमी क्यों कहते हैं, यहाँ पर एक प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी समस्या है, बेरोजगारी की समस्या। चौथा फैक्टर अगर हम लोग नजर डालें अपनी अर्थव्यवस्था पर तो कृषि की प्रधानता है और कृषि पर जनसंख्या का बहुत ज्यादा दबाव है। तो कृषि की प्रधानता, कृषि की प्रधानता और कृषि पर जनसंख्या का अधिक दबाव, कृषि पर जनसंख्या का अधिक दबाव। आप देखेंगे कि भारत की मैक्सिमम जनसंख्या एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। भारत गांवों का देश है और गांव में लोग ज़्यादा बसते हैं। तो गांव के लोग एक्चुअल में क्या करते हैं, तो गांव के लोग सारा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं। तो जितने लोगों की ज़रूरत भी नहीं है उससे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में लगे रहते हैं। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको बेरोज़गारी दिखेगी। तो ग्रामीण क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में किस टाइप की बेरोज़गारी है वो हम लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला टॉपिक है उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर इतना जानिए। तो कृषि पर जनसंख्या ज़्यादा निर्भर कर रही है और भारत की जो कृषि है वो जनसंख्या के दबाव को झेल नहीं पा रही है। बात आप समझ रहे हैं। तो अगर हमारे देश की मैक्सिमम जनसंख्या इंडस्ट्री में लगे, सर्विस सेक्टर में लग जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था विकासशील से है ना विकसित अर्थव्यवस्था में हम लोग कदम रख सकते हैं। बट लेकिन आज भी अगर हम लोग देखें तो मैक्सिमम जनसंख्या कृषि पर निर्भर कर रही है। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग परिसंपत्तियों का दोषपूर्ण वितरण, परिसंपत्तियों का दोषपूर्ण वितरण, दोषपूर्ण वितरण। तो भारत में जो परिसंपत्ति है, जो संसाधन है, उनका वितरण दोषपूर्ण है। मतलब सही से, मतलब किसी के पास ज़्यादा है तो किसी के पास है ही नहीं। तो ये एक बड़ी समस्या है। तो भारत का एक बड़ा वर्ग है जो संसाधनों के अभाव में गरीब है। तो उसको जो विकसित देशों की अर्थव्यवस्था है तो वहाँ के लोगों को जो सुविधाएं मिलती है वो उनको नहीं मिल पाती है। तो एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है भारत में, मैक्सिमम संसाधन कुछ लोगों के पास। नेक्स्ट, निम्न स्तर की तकनीक, टेक्नोलॉजी भी, अब तो खैर हम धीरे धीरे टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं बट आज भी हमारे यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है वो अभी भी निम्न स्तर की है। तो नेक्स्ट फैक्टर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, निम्न स्तर की टेक्नोलॉजी, निम्न स्तरीय तकनीक। एक ये भी फैक्टर है जो भारत की अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था की कैटेगरी में लेके आता है। नेक्स्ट, औसत भारतीयों का निम्न जीवन स्तर, निम्न जीवन स्तर, जीवन स्तर। एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट और ग्रोथ। तो उसमें हम आपको बताएंगे कि डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या डिफरेंस है। अभी जस्ट हम आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ लक्षणों की बात कर रहे हैं, कुछ इसके जो फीचर्स हैं उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। ये सब चीज़ें आपको बहुत आसानी से मैं समझाने का प्रयास करूंगा आगे लेक्चर में। पहला लेक्चर है ना, तो चीज़ें जस्ट इंट्रोडक्शन चल रहा है। नेक्स्ट, जनाधिक की स्थिति, ये जनाधिक बहुत ज़्यादा लोग हैं, जनाधिक की स्थिति,
हर जगह आप देखोगे, जैसे एक हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्रीकल्चर का हमने एग्जांपल लिया, भीड़ है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। अब जैसे मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब अगर निकलता है तो वहाँ पर अगर 100 वैकेंसी होंगे तो 10 लाख लोग फॉर्म डाल देंगे, कितना ज़्यादा जनसंख्या है ना। तो जनसंख्या को मतलब पूरा नहीं हम लोग कर पा रहे हैं जो उनकी ज़रूरतें हैं बहुत ज़्यादा। हालांकि जनसंख्या एक रिसोर्स भी होता है, इसके दोनों फैक्टर हैं, है ना, दोनों पहलू हैं। तो लेकिन यहाँ पर जनाधिक की जो स्थिति है उसकी वजह से विकासशील अर्थव्यवस्था की कैटेगरी में हम लोग आते हैं। असंतुलित आर्थिक विकास, असंतुलित आर्थिक विकास, असंतुलित आर्थिक विकास, इम्बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ऐसा आप देख सकते हैं। कहीं पर ज़्यादा डेवलपमेंट है तो कहीं पर कम डेवलपमेंट है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। अगर हम क्षेत्रीय विभिन्नता भी है, आर्थिक विभिन्नता, जैसे अगर हम लोग भारत में नॉर्थ इंडिया की बात करें, नॉर्थ इंडिया में जैसे पंजाब हरियाणा ये काफ़ी डेवलप हैं, बट अगर हम बिहार की बात करें, बंगाल की बात करें तो ये काफ़ी पिछड़े हुए हैं। तो इसकी वजह से पूरा देश हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो विकसित अर्थव्यवस्था की कैटेगरी में नहीं आता। विकसित अर्थव्यवस्था में हर जगह एक जैसी प्रॉस्पेरिटी होती है, संपन्नता होती है, यानी इम्बैलेंस नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि एक राज्य के लोगों का अच्छा लाइफ स्टाइल है और दूसरे बेचारे गरीब हैं, खाने के लिए उनको नहीं मिल पा रहा है, तो उसको हम विकसित नहीं कहेंगे, वो डेवलपिंग कंट्री कैटेगरी में आएगा। जब तक आर्थिक विकास इम्बैलेंस होगा तब तक उसको हम डेवलपिंग ही मानेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, अत्यधिक दरिद्रता है। दरिद्रता मतलब वही हम गरीबी से जोड़ के इसको देख सकते हैं। अत्यधिक दरिद्रता, ओके। नेक्स्ट, अगर हम लोग और भी फैक्टर की बात करें तो औद्योगिकरण का पिछड़ापन है, औद्योगिकरण का पिछड़ापन, पिछड़ापन। तो उद्योगों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत पीछे हैं, जैसा कि हमने आपको शुरू में भी बताया। और आर्थिक कुचक्करों पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है और बाजार की अपूर्णताएं हैं। यातायात एवं संचार के साधनों की बहुत ज़्यादा कमी है। आप देखते हैं कहीं भी हम लोग जाते हैं तो जाम में फंसे रहते हैं, है ना। और परंपरावादी समाज है हमारा, एक सोसाइटी जो है इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं परंपरावादी समाज। हमारा समाज जो है आज भी परंपराओं में फंसा हुआ है, वो नई चीज़ें अडॉप्ट नहीं करना चाहता है। अगर उसको कोई नया कॉन्सेप्ट दिया जाए तो वो जल्दी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो जो हमारी रूढ़िवादी, जो परंपरावादी सोच है, ये भी हमें कहीं ना कहीं हमारे डेवलपमेंट में भारतीय अर्थव्यवस्था को, विकसित अर्थव्यवस्था को, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था में तब्दील नहीं होने देता है। आप किसी को अगर कोई नया कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास करो तो वो कहेगा कि अरे उसको तो विश्वास ही नहीं होगा, उसको अरे ये कैसे हो सकता है। उसको अगर नया कॉन्सेप्ट दो कि आप जो परंपरागत काम कर रहे हैं इससे हट के कुछ नया काम करो तो शायद आपकी बेरोजगारी दूर हो जाएगी, आप दूसरों को रोजगार देने की स्थिति में आ जाओगे, तो व्यक्ति उसको हजम नहीं होता है, वो स्वीकार नहीं कर पाता। भारत का व्यक्ति है ना, भारतीय समाज का, वो कहेगा अरे ऐसे कैसे होता है क्या, ये सब कुछ नहीं होता है। तो वो सिर्फ परंपरावादी काम कर रहा है ना। जैसे हमने कोई शॉप खोल ली तो या हमारे जो पूर्वज एक शॉप खोल के बैठे थे, हम वही शॉप पे हम भी बैठ गए, वही काम हमने भी पकड़ लिया, कुछ नया नहीं करना चाह रहे हैं हम लोग। तो ये भी एक बहुत बड़ा, मतलब भारतीय समाज जो है वो प्रगतिशील नहीं है, एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हमें नए नए कॉन्सेप्ट की तरफ जाना चाहिए। जैसे आप देखते हैं जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, अमेरिका है ना, कनाडा, जापान, यूरोप के बहुत सारे देश हैं, वो न्यू न्यू चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, रिस्क लेते हैं। भारत में रिस्क लेने की क्षमता नहीं है, हम सिर्फ परंपरावादी काम को पसंद करते हैं, आराम तलक जिंदगी जीना चाहते हैं कि जैसे होता है होता रहेगा, खाना तो मिल रहा है ना। तो ये एक समस्या है हमारे समाज में। तो ये सब बहुत सारे फैक्टर हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था को एक डेवलपिंग इकोनॉमी की कैटेगरी में रख रहा है। तो इससे हमें थोड़ा सा आगे निकलना पड़ेगा,
अगर हमें अपनी अर्थव्यवस्था को एक डेवलप्ड इकोनॉमी की कैटेगरी में लेके जाना है। तो ये सारी बात है। अब हम लोग ये सब चीजें देखेंगे कि निम्न प्रति व्यक्ति आय है क्यों, पूंजी का अभाव है क्यों, बेरोजगारी है क्यों, इन पर भी हम लोग आगे के लेक्चर्स में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन हमने यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिखाई है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के जो कुछ फीचर्स हैं वो हमने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग अगर आपको ये तो हम यहाँ पर इकोनॉमी हम पढ़ा ही रहे हैं, आपको पढ़ाएंगे, लेकिन अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में चीज़ें पढ़नी हैं तो हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करिए। और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए, डिटेल में प्री मेंस सब कुछ करने के लिए आपको मेरा रवीन एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। और अगर आपको ऑनलाइन से जुड़ी हुई, ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ी हुई कोई जानकारी लेनी है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल्स कर सकते हैं, उस पर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, जिससे हमारी टीम आपको सारा गाइड कर देगी और वहाँ पर डिटेल में कक्षाएं आपको कैसे मिलेंगी वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा। तो चलिए आज के लेक्चर में हम और भी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, एकेडमिक का क्लास नहीं है, ये बीए और एमए की कक्षाएं नहीं है, ये यूपीएससी के लिए क्लास है। तो इसमें हमें अर्थशास्त्र बिल्कुल नहीं पढ़ना है, हमें अर्थव्यवस्था पढ़नी। हाँ, अर्थशास्त्र के कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं वो बीच बीच में ज़रूरत पड़ेगी, वो हम आपको बताएंगे जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो यही तो बात है ना कि हम लोग जब पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं जो एकेडमिक में हम लोग पढ़ते थे, और इकोनॉमिक्स से कोई क्वेश्चन हमारे यूपीएससी में पूछे नहीं जाते हैं। वो इकोनॉमिक्स के क्या कॉन्सेप्ट हैं और कैसे हम अपनी अर्थव्यवस्था को आगे ले जा सकते हैं, है ना, और मतलब किस तरीके से समस्याओं को दूर कर सकते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर सीखनी है। ओके, चलो, तो सबसे पहले आज हम लोग एक टॉपिक शुरू करते हैं, इसमें वो है इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम। आर्थिक प्रणाली इसको कहते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक प्रणाली। अब ये आर्थिक प्रणाली क्या है, इसका मीनिंग तो हमें जानना पड़ेगा ना। तो बस यही तो है कि अब ये एक अर्थशास्त्र का टर्म है इकोनॉमिक सिस्टम, तो उसका मीनिंग क्या है वो हम आपको 2 मिनट में समझा देंगे, ठीक है। और फिर इसका यूज़ कहाँ होगा, कैसे होगा, वो हम लोग इकोनॉमी की बात करेंगे, ठीक है। तो आर्थिक प्रणाली समझना ध्यान से, इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को हल किया जाता है। इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसी प्रणाली है जिसमें अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को हल किया जाता है। हल किया जाता है। अब कितनी अच्छी बात है कि अगर इकोनॉमिक सिस्टम, ये हमारी कोई भी अर्थव्यवस्था हो, हमारे देश की हो, किसी और भी देश की हो, तो इस इकोनॉमिक सिस्टम के माध्यम से हमारी अर्थव्यवस्था की जो भी सेंट्रल प्रॉब्लम है, जो प्रमुख समस्याएं हैं, उनको हल किया जाता है इसके माध्यम से। तो ये बड़े काम की चीज़ होगी भाई, फिर तो, है ना। इसके माध्यम से हम अपनी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय जो मुख्य समस्याएं हैं उनको हल कर सकते हैं। तो ये बहुत काम की चीज़ है, तो फिर इसको जानना पड़ेगा। क्लियर? तो इतनी तो बात आपको समझ में आ गई कि इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है। एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को हल किया जाता है। अब क्या इकोनॉमिक सिस्टम के कुछ टाइप भी होते हैं क्या, है ना, ये भी तो जाने कि कितने टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम हो सकते हैं, है ना। तो ये बड़े काम की चीज़ है। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम,
तो इकोनॉमिक सिस्टम के टाइप्स की अगर हम लोग बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं मेनली, ठीक है। तो 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। फर्स्ट इज, ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार। तो इसको हम जो बुक की भाषा है ना, किताबों वाली भाषा, वो हम लोग यहाँ पर नहीं, हम लोग अपनी लैंग्वेज में अपने स्टाइल में इकोनॉमी को सीखेंगे। बस बने रहिए आप लोग हमारे साथ और सारी चीजें आप यहाँ पर सीख पाओगे। इकोनॉमी पढ़ने का एक नया अंदाज आपको कि यूपीएससी के लिए इकोनॉमी कैसे पढ़ा जाए। किताब में तो हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते रहते हैं, एकेडमिक में पढ़ के भी आए हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। फर्स्ट इज कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, है ना, कैपिटलिस्ट बोलते हैं उसको, है ना। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, अगर इसको हम हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या लिखेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। सेकंड, सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी हिंदी में अगर इसको हम लिखेंगे तो समाजवादी अर्थव्यवस्था लिख लीजिएगा आप लोग हिंदी में। और तीसरी, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो दुनिया में मुख्य रूप से यही 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती है। तो इकोनॉमिक सिस्टम कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3 प्रकार के। अब कोई देश अपनी जो केंद्रीय समस्याएं हैं अपने अर्थव्यवस्था की, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से सॉल्व करता है, तो कोई सोशलिस्ट इकोनॉमी से सॉल्व करता है, तो कोई मिक्स्ड इकोनॉमी से सॉल्व करता है। तो हमारी अर्थव्यवस्था की जितनी भी केंद्रीय समस्याएं हैं उनका हल इन्हीं 3 प्रकार की जो इकोनॉमी है इसी में ढूंढा जाता है। क्लियर? तो बहुत सारे देश आप देखो, आप सुनते होगे, न्यूज़ में सुनते होगे, बुक पढ़ते होगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होगे, वहाँ पर सुनते होगे कि अरे वो तो कैपिटलिस्ट कंट्री है, पूंजीवादी देश है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, अरे वो तो सोशलिस्ट कंट्री है, या अरे वो तो मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करने वाला देश है। तो हर एक देश की अपनी परिस्थितियाँ होती हैं, परिस्थितियों के आधार पर भी हम इसको देखते हैं कि हमें कौन सी इकोनॉमी को फॉलो करना चाहिए। तो हमारे देश की क्या समस्याएं हैं, क्या परिस्थितियां हैं, है ना, उसके नज़रिए से उसको हमें ध्यान में रखकर इसे फॉलो करना होता है। क्लियर? तो अगर हम लोग बात करें तो भारत ने ना तो कैपिटलिस्ट पूर्णतया इकोनॉमी को फॉलो किया और ना ही पूर्णतया सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो किया, और हमने इन दोनों के फीचर्स को उठाया और मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में इन दोनों के फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये दोनों फीचर होंगे क्या, तो वो हम लोग यहाँ पर अभी समझेंगे, इनके फीचर्स हम लोग समझेंगे तो हम जान पाएंगे कि भारत ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को क्यों नहीं फॉलो किया, भारत ने सोशलिस्ट इकोनॉमी को क्यों नहीं फॉलो किया, भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमी को क्यों फॉलो किया। तो भारतीय परिस्थितियों कुछ ऐसी हैं जिसकी वजह से हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया है। तो यही क्वेश्चन हमारे मेंस में भी बन जाते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को पूर्णतया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होना चाहिए क्या, क्या ये संभव है, या पूर्णतया सोशलिस्ट इकोनॉमी होना चाहिए इंडिया को, क्या ये संभव है ना। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है, एनालिटिकल क्वेश्चन, वो सारे आप यहाँ से सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 1 बाय 1 करके समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, और फिर बात करेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी की, और फिर बात करेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी की। ओके, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी समझेंगे। एक मिनट। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की अगर हम लोग अर्थ, इसका मीनिंग की अगर हम लोग बात करें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बहुत ध्यान से समझिएगा, लिख देता हूं,
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। हम लोग यहाँ पर अर्थशास्त्र नहीं लिख रहे हैं, इकोनॉमी लिख रहे हैं ना, अर्थव्यवस्था लिख रहे हैं। तो बार बार मैं कह रहा हूँ कि इस भ्रम में मत रहिएगा कि हमें अर्थशास्त्र पढ़ना है। अर्थशास्त्री हमें बनना ही नहीं, हमें एक प्रशासक बनना है ना। कैसे मेरी समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं, कैसे हमारा देश डेवलप हो सकता है, ठीक है। हमें यहाँ पर एक अर्थशास्त्री कदापि नहीं बनना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, बने रहने दो, हमें तो इकोनॉमी यहाँ सीखनी है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था संपत्ति तथा निजी लाभ पर आधारित एक राजनीतिक प्रणाली है। संपत्ति तथा निजी लाभ पर आधारित, संपत्ति तथा निजी लाभ पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था है। राजनीतिक व्यवस्था है। अब यहाँ पर देखिए राजनीतिक टर्म यूज किया गया है। ये पॉलिटिकल सिस्टम है, किस पर बेस्ड है ना। तो प्रॉपर्टी जो रिसोर्सेज हैं और जो प्राइवेट जो मतलब जो इंडिविजुअल का प्रॉफिट है उस पर ये बात करता है, ठीक है। तो इसमें इस प्रणाली में क्या होता है ना, जो पूंजीवादी व्यवस्था है, इस व्यवस्था में क्या होता है, कीमतों का निर्धारण मांग और पूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कीमतों का निर्धारण मांग एवं आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई, मांग एवं आपूर्ति की ये बाजार की शक्तियां हैं, ठीक है। मांग और आपूर्ति ये बाजार की शक्तियां हैं, बाजार की शक्तियां इनको बोला जाता है। तो कीमतों का निर्धारण बाजार की शक्तियों के द्वारा किया जाता है, शक्तियों द्वारा किया जाता है। तो ये जो बाजार, ये डिमांड एंड सप्लाई है ना, ये दो शक्तियां हैं, ये बाजार की शक्तियां इनको बोलते हैं, ये दोनों। और ये दिखती नहीं है, ये महसूस होती है। दिखती नहीं है ये दोनों, डिमांड एंड सप्लाई, ये दिखती नहीं है, ये महसूस होती है। तो इसीलिए इसको एडम स्मिथ ने अदृश्य हाथ कहा है। क्या बोला है, अदृश्य हाथ है ये दोनों क्या है, अदृश्य हाथ। तो बाजार की शक्तियों को इनविजिबल हैंड बोला है एडम स्मिथ ने। ये दिखता नहीं है, महसूस होता है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। तो जो भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं, जो भी वस्तु होती है, उसका प्राइस क्या होगा, उसकी कीमत क्या होगी, वो किसके द्वारा निर्धारित होता है, डिमांड और सप्लाई। ये इसका मेन फीचर है। अब न केवल कीमतों का निर्धारण करता है, बल्कि ये जो डिमांड एंड सप्लाई होता है, ये किस चीज का हमें प्रोडक्शन करना है, कैसे करना है, कितना करना है और किसके लिए करना है। फिर से सुनना, ये जो डिमांड एंड सप्लाई होता है न केवल वस्तुओं की कीमतों को निर्धारित करता है, बल्कि कितना उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, ये सारी चीजों को डिसाइड करता है मांग और आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई। क्लियर। अभी ये मैं सारी चीजें प्रूव करूंगा। अब देखना, ध्यान से समझना। अगर जिस वस्तु की डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, बहुत ध्यान से समझना, डिमांड ज्यादा है तो उसी का हम उत्पादन करना शुरू कर देंगे। अगर हम एक उद्योगपति हैं, हम कुछ उद्योग में उत्पादन करते हैं, तो जिस वस्तु की मार्केट में डिमांड होगी उसी का हम उत्पादन शुरू कर देंगे, और जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी
उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी, उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। और अगर हम सप्लाई रोक दें, डिमांड और सप्लाई भी रोक दें, तो कीमतें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। बात आप समझ रहे हो? तो कीमत कौन डिसाइड कर रहा है? डिमांड और सप्लाई के द्वारा। जिस वस्तु की, अब आप जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, इसको इकोनॉमी को अपने दैनिक जीवन से छोटे छोटे एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझो। जैसे मान लो आप मार्केट में कोई चीज़ खरीदने जाते हैं या रोजमर्रा की कोई वस्तु खरीदने जाते हैं। सपोज दैट आप मार्केट में जाते हैं और आलू खरीदने जाते हैं, तो अगर जिस दिन मार्केट में आलू कम होगा, लोगों की डिमांड तो है ही, सदाबहार है, हमेशा खाया जाता है, तो अगर मार्केट में आलू कम है तो वो जो विक्रेता है वो तुरंत उसका प्राइस बढ़ा देता है। वो जानता है कि लोग, डिमांड तो है ही, तो हम इसकी और सप्लाई कम हो गई, डिमांड है, सप्लाई कम हो गई, तो तुरंत उसकी कीमत बढ़ा देगा। तो कीमत को किसने डिसाइड किया? मांग और सप्लाई ने डिसाइड किया। बात आप सोच रहे हो ना? प्रोड्यूसर कीमत को डिसाइड नहीं करता है, उत्पादक कीमत को डिसाइड नहीं करता है। कौन डिसाइड करता है? मांग और आपूर्ति की शक्तियां। ये इनविजिबल हैंड, दिखाई नहीं देता है, एडम स्मिथ का कहना है। दूसरी बात अगर हम लोग इसमें करें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, तो इस प्रकार की प्रणाली को स्वतंत्र बाजार की प्रणाली भी कहते हैं। तो इस प्रणाली को क्या बोलते हैं? स्वतंत्र बाजार की प्रणाली। स्वतंत्र बाजार की प्रणाली, इसका मतलब ये होता है कि जिसकी कीमत मांग और आपूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित की जाती है, वो बाजार की शक्तियां होती हैं। इसका मतलब ये स्वतंत्र बाजार की प्रणाली है। मतलब इसमें बाजार को कोई और हस्तक्षेप नहीं करेगा, डिमांड और सप्लाई से ही सारा कुछ यहां पर काम होगा। क्लियर? तो जैसे कौन से कंट्री है, जैसे अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका की बात करें, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री हैं, वहाँ पर ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो उन्होंने फॉलो किया है। उनके यहाँ सूट करता है, उनके सोसाइटी में उनकी परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि सूट कर रहा है, तो उन्होंने इसको फॉलो किया है। तो इसके कुछ विशेषताओं को अब हम और डिटेल में देखते हैं। क्लियर? तो ये मोटा मोटा आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, चैट बॉक्स में कमेंट, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। यदि कोई समस्या है तो भी आप कमेंट कीजिएगा। और अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप एक स्टूडेंट कम से कम अपने 2 दोस्तों को शेयर जरूर करो, ताकि लोग समझ पाएं कि हाँ, इकोनॉमी को कैसे हम पढ़ सकते हैं, कितने आसानी से। जिनको डर लगता है अर्थव्यवस्था से, उसका डर यहाँ से खत्म हो जाएगा, भाग जाएगा। ठीक है, चलो, तो हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कुछ फीचर्स यहाँ पर हम लोग देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में। ओके, तो विशेषताएं, तो इसमें संपत्ति पर निजी स्वामित्व होता है, पहला फीचर। मतलब पहला मतलब ये नहीं कि आप भी पहले नंबर में यही लिखो, है ना, लेकिन मैं बता रहा हूं कि संपत्ति पर निजी स्वामित्व, संपत्ति पर निजी स्वामित्व। संपत्ति पर निजी स्वामित्व को प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं? प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। इंग्लिश वाले आप लिख लीजिएगा, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, ऑफ प्रॉपर्टी। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधन, है ना, जितने भी उत्पादन के साधन होते हैं जिसको हम प्रॉपर्टी में काउंट करते हैं, लाइक उत्पादन के समस्त साधन, उत्पादन के समस्त साधन, लाइक भूमि हो गई, मजदूर हो गए, पूंजी हो गई, कोई संगठन हो गया, ये सब उत्पादन के साधन आते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हो दैट इज लैंड यानी भूमि, है ना, पूंजी कैपिटल, पूंजी, है ना, वर्कर, ये भी तो
वर्कर नहीं होगा तो उत्पादन कैसे होगा भैया, है ना। मजदूर, और भी देखो संगठन तथा संगठन। तो इन उत्पादन के समस्त साधनों पर निजी क्षेत्र द्वारा खरीदे और प्रबंधित किए जाते हैं। निजी क्षेत्र द्वारा खरीदे और प्रबंधित किए जाते हैं। इसको मैनेज किया जाता है प्राइवेट के द्वारा, निजी के द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। तो भूमि प्राइवेट की होगी। अब उसने कोई फैक्ट्री लगा दी, है ना, एक प्राइवेट एक इंडिविजुअल ने कोई फैक्ट्री लगाई, ध्यान से समझना, फैक्ट्री लगा दी तो लैंड उसने खरीद ली, है ना, खरीद ली ना, ओके। उसको अपने अकॉर्डिंग मैनेज करेगा, मजदूर को भी खरीद लिया, पैसे दिए, उसको काम कराया, ठीक है। तो ये सरकार का यहाँ पर, गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। तो यहाँ पर मतलब जो कीमतों का निर्धारण सरकार नहीं करेगी, ठीक है। कीमतों का निर्धारण कौन करेगा, कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा निर्धारित होगा उसका कीमत, ठीक है। सभी उपयोगिताओं तथा आधारभूत सुविधाओं पर निजी फर्मों का स्वामित्व होता है। निजी फर्म होंगी, उनका स्वामित्व होगा, क्लियर। नेक्स्ट, उद्यमों की स्वतंत्रता, अगला फीचर, पहला हो गया। दूसरा, उद्यमों की स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइज, क्या बोलते हैं, फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइज। फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइज, उद्यम, इनकी स्वतंत्रता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कार्य का चयन कर सकता है और व्यक्ति बचत तथा निवेश चयन के लिए भी स्वतंत्र होता है। दो बातें यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कार्य का चयन कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कार्य या व्यवसाय का चयन कर सकता है, ठीक है। हम जो कार्य करना चाहें हमारी इच्छा है, यानी हम कोई भी उद्यम करना चाहें इसके लिए हम स्वतंत्र हैं, है ना। हम कोई भी उद्यम कर सकते हैं, कोई भी कार्य कर सकते हैं, और सेविंग और इन्वेस्टमेंट के चयन के लिए भी स्वतंत्र हैं। सेविंग यानी बचत, यहाँ पर लिख देता हूँ, बचत और निवेश के लिए स्वतंत्रता, मतलब हम अपने अनुसार बचत करें और सेविंग करें, और फिर हमें जहाँ उस पैसे को इन्वेस्ट करना है, लगाना है, वहाँ लगा सकते हैं। सरकार हमें यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं करेगी। यानी उद्यमों की स्वतंत्रता, हम कोई भी कार्य करें, कोई भी व्यवसाय चुनें, अपने अनुसार हम सेविंग करें, अपने अनुसार उस पैसे को जहाँ चाहें वहाँ पर इन्वेस्ट करें। सरकार का यहाँ पर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो सरकार का यहाँ कहीं भी हस्तक्षेप आपको नहीं दिखेगा। सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगी सरकार, बाकी तो सब कुछ प्राइवेट के हाथ में होगा, क्लियर। तो इसीलिए इसको लेसेस फेयर की इकोनॉमी भी कहते हैं, अहस्तक्षेप की अर्थव्यवस्था। गवर्नमेंट का यहाँ पर कोई हस्तक्षेप नहीं होता। मैंने टर्म बोला, लेसेस फेयर, अहस्तक्षेप की व्यवस्था है, गवर्नमेंट का यहाँ पर कोई वो नहीं है। अब अगला जो हम इसका फीचर आपको बताने जा रहे हैं वो है लाभ के उद्देश्य से उत्पादन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, लाभ के उद्देश्य से उत्पादन। नेक्स्ट, तीसरा, लाभ के उद्देश्य से उत्पादन। तो प्रॉफिट मोटिव ऑफ प्रोडक्शन,
प्रॉफिट मोटिव ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉफिट मोटिव ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर? तो लाभ के उद्देश्य से उत्पादन किया जाता। अब यहां पर ध्यान से समझना, अगर मान लीजिए हम सरकार नहीं है, हम तो इंडिविजुअल हैं ना, इंडिविजुअल हैं, तो हम अगर अपने पास हमने कुछ पैसा बचा के रखा, ध्यान से समझना, हमने पैसा बचा के रखा, अब हम चाहेंगे कि इस पैसे को ऐसी जगह लगाएं जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। मतलब हम वेलफेयर करने के लिए नहीं आए, हम अपना प्रोडक्ट बेचेंगे, हम अपनी सर्विस बेचेंगे, तो हमें उसके बदले में हमें पैसा चाहिए, यानी हमें प्रॉफिट होना चाहिए। तो निजी क्षेत्र का जो भी काम होता है ना, तो वो लाभ के उद्देश्य से उत्पादन करता है। अगर आपसे हम कहें, आप सरकार नहीं, आपसे कहें कि आप यहाँ पर 2 लाख रुपए लगा दीजिए, इन्वेस्ट कर दीजिए, तो आप सबसे पहले आपका सवाल क्या होगा? हमें क्या मिलेगा? यही तो सवाल होगा ना, मुझे क्या मिलेगा, हम लगा तो दें, यही क्वेश्चन होता है ना। तो आपने किसको पहले पकड़ा? हम पैसे तो लगा देंगे, लेकिन लाभ हमें मिलेगा क्या? और दूसरा क्वेश्चन होगा, हमारी पूंजी सुरक्षित तो रहेगी ना, डूब तो नहीं जाएगी? ये 2 क्वेश्चन बहुत आगे रहते हैं। हम अगर आपसे कहें कि आप अपना पैसा लगा दो, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप कहेंगे ये कौन सी बात है? आपको कुछ नहीं मिलेगा, जनता का कल्याण होगा आपके पैसे से, आप लगाओगे। आप सोचोगे नहीं नहीं, ऐसा काम हमें नहीं करना है। तो यहाँ पर जो प्रोड्यूसर होता है, जो उत्पादक होता है, जो उद्यमी होता है, वो हमेशा अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है, चाहे वो सर्विस बेचे, चाहे वो प्रोडक्ट बेचे, कोई भी उत्पाद बेचे, उसको चाहिए प्रॉफिट। तो इसको जनता की, आम आदमी की परवाह नहीं होती है, इसको एनी हाउ पैसा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, कल्याण से इसको लेना देना। आप गरीब हैं, अब सोचो जरा, भारत जैसे देश में अगर ये व्यवस्था लाई जाए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो क्या संभव है? भारत में तो मैक्सिमम जनता गरीब है, तो उत्पादन तो हम गरीबों के लिए नहीं करेंगे ना, हम तो उत्पादन अमीरों के लिए करेंगे। क्यों? क्योंकि अमीर हमें पैसा देगा, हमें प्रॉफिट कमवाएगा, गरीब के पास तो है ही नहीं, तो भूखा नंगा है, वो हमें क्या प्रॉफिट देगा? तो अगर भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को लाया जाए, तो भारत की बहुत सारी जनसंख्या अभी भी गरीब है, और वो तो मर जाएगी ना, है ना। हम तो उसको ध्यान में रखकर उत्पादन नहीं करेंगे, हम उस कस्टमर के लिए उत्पादन करेंगे जो हमें पैसे देगा, जो हमें प्रॉफिट कमवाएगा। तो गरीबों का क्या होगा? तो भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्यों नहीं लाई गई, क्यों नहीं ला पाए हम पूर्णतया इसको? ऐसा नहीं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के फीचर है नहीं इंडियन इकोनॉमी में, है, बट पूर्णतया नहीं है, और पूर्णतया ला भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भारत की जनता अभी बहुत ज़्यादा गरीब है, तो उसके ऊपर, उसके सर के ऊपर किसी का हाथ होना चाहिए, नहीं तो मर जाएगा वो, है ना। ध्यान से समझना इस चीज को। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो प्राइवेट सेक्टर होता है, जो निजी फर्म होती है, केवल लाभ कमाने के एकमात्र उद्देश्य से निर्देशित होती है। क्लियर? लाभ अगर उसको नहीं है, वो काम नहीं करेगी, वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगी। तो ये आर्थिक क्रियाओं तथा जोखिम यानी रिस्क, मतलब ऐसी जगह नहीं पैसा लगाएगा किसको कि अरे मेरा पैसा डूब जाएगा, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर एक टर्म आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत संयंत्र, बहुत ध्यान से समझना, कीमत संयंत्र उत्पादन के निर्णयों को निर्देशित करता है। कीमत संयंत्र, अब ये क्या है? कीमत संयंत्र उत्पादन के निर्णयों को निर्देशित करता है। उत्पादन के निर्णयों को निर्देशित करता है। अब कीमत संयंत्र, ये एक भारी भरकम शब्द आपको दिख गया, डरने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है, ये छोटी चीज है ना, अभी हम आपको बता रहे हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म, तो कीमत संयंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइस मैकेनिज्म गाइड्स प्रोडक्शन
डिसीजन, है ना, गाइड्स प्रोडक्शन, है ना, प्रोडक्शन डिसीजन। तो प्राइस मैकेनिज्म गाइड्स प्रोडक्शन डिसीजंस, ठीक है। अब ये जो प्राइस मैकेनिज्म क्या है, इसको हम आपको अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। इसमें कुछ नहीं है भाई, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें मतलब जो प्राइस मैकेनिज्म होता है ये उत्पादन के निर्णयों को निर्देशित करता है। किसके लिए उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, ये सब कुछ कीमत संयंत्र डिसाइड करता है। ये बात आपको समझ में आई? तो जो कीमत संयंत्र है एक ऐसी प्रक्रिया है जहां कीमतों का निर्धारण मांग तथा आपूर्ति की बाजार की शक्तियों के द्वारा किया जाता है। ध्यान से समझना, प्राइस मैकेनिज्म एक ऐसी प्रक्रिया है जहां कीमतों का निर्धारण बाजार की शक्तियों द्वारा किया जाता है। और बाजार की शक्तियां कौन? वही दो, डिमांड एंड सप्लाई। ये बाजार की शक्तियां हैं जिसको भी हम डिस्कस किए थे, बाजार की शक्तियों द्वारा किया जाता है। तो बात तो वही होगी ना, कीमतों को निर्धारित कौन करता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में? डिमांड और सप्लाई। डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम है, कीमत बढ़ जाएगी। मांग ज्यादा है, सप्लाई कम है, मांग मार्केट में ज्यादा हो गई और वस्तु पहुंची नहीं तो कीमत ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो कीमत को कौन निर्धारित करता है? डिमांड और सप्लाई। तो जहां पर प्रोडक्ट की कीमत डिमांड और सप्लाई के द्वारा निर्धारित हो उसी को कहते हैं प्राइस मैकेनिज्म, कीमत संयंत्र। ठीक है। अब देखना, उत्पादन के निर्णयों को कौन निर्धारित करेगा? डिमांड और सप्लाई निर्धारित करेगी, अर्थात प्राइस मैकेनिज्म निर्धारित करेगा। तो अब ध्यान से समझिएगा कि जिस चीज का उत्पादन होगा उसी का तो हम उत्पादन करेंगे ना। अब जिसकी मांग ही नहीं है, जिसकी डिमांड ही नहीं है, उसका हम उत्पादन क्यों करेंगे? लॉस पे चले जाएंगे ना। अब जिसकी सप्लाई कम है उसी का तो उत्पादन करेंगे। अगर सप्लाई ज्यादा है मार्केट में, हमने कोई इंडस्ट्री लगाया और उस प्रोडक्ट की मार्केट में भरमार है, तो क्या हम उत्पादन करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो इसकी सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, उसी का तो उत्पादन हम करेंगे ना। और इसी डिमांड और सप्लाई से, इसी कीमत संयंत्र से हमें प्रॉफिट होगा और इसी से हमें कीमत मिलेगी। कीमत का निर्धारण तो यही कर रहा है। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ ना। तो कीमत संयंत्र उत्पादन के निर्णयों को गाइड करता है कि किस चीज का उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है। डिमांड ज्यादा है तो ज्यादा उत्पादन करेंगे। मतलब समझ रहे हैं? किसके लिए उत्पादन करना है? अरे जो मांग कर रहा है, कौन मांग करेगा? पैसे वाला वर्ग। तो जिस कस्टमर के पास रोकड़ा है, पैसा है, वही तो डिमांड करेगा ना। तो हम उसी के लिए उत्पादन करेंगे ना, गरीबों के लिए थोड़ी ना उत्पादन करेंगे। तो हम गरीबों के लिए उत्पादन नहीं करेंगे। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी विशेषता है। लाभ के उद्देश्य से उत्पादन किया जाता है, अर्थात व्यक्ति अपने स्व कल्याण को अधिकतम करने के लिए स्वतंत्र होता है। हम अपना स्वयं का कल्याण करेंगे, अपना लाभ कमाएंगे। आम आदमी का कल्याण यहाँ पर, यानी जन कल्याण को, समाज के कल्याण में यहाँ पर हमें कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? तो कीमत संयंत्र में कीमत उत्पादकों को निर्णय लेने में सहायता करती है ना। कीमत ही तो, जैसे मान लो हम उत्पादक हैं तो कीमत ही तो उत्पादन में सहायता करेगी, है ना। मैंने क्या बोला? अगर हम उत्पादक हैं तो वस्तु की कीमत से ही तो हम गाइड होंगे। अगर कीमत ज़्यादा मिल रही मार्केट में तो हम उसका उत्पादन करेंगे, और जिसकी कीमत ही नहीं मिल रही तो हम उसका उत्पादन क्यों करेंगे? क्लियर? तो ये सब फीचर्स आपको ध्यान रखने हैं। ये प्रॉब्लम में
यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, 2 कथन दे देगा, उसमें से उठा के फीचर यहाँ से डाल देगा। ठीक है, अब आप देखो ये, अब मैं इसको दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ। इस अर्थव्यवस्था में हम उसी चीज का उत्पादन करेंगे जिसकी कंज्यूमर डिमांड करेगा, है ना। तो किसका उत्पादन करेगा? कंज्यूमर के द्वारा की गई डिमांड का उत्पादन किया जाएगा, उत्पादन किया जाएगा। तो जो कस्टमर मांगेगा उसी का हम प्रोडक्शन करेंगे। वो कस्टमर कैसे मांगेगा? जब कस्टमर के पास पैसा होगा, कस्टमर के पास मनी होगा, उसकी परचेजिंग पावर होगी, तभी तो वो डिमांड करेगा। तो अमीर देशों के जो कस्टमर यानी जो अमीर वर्ग है वही डिमांड पैदा कर रहा है। गरीब तो बेचारा अपना डिमांड पैदा कर ही नहीं पाएगा, वो चाह तो रहा है बट है ही नहीं पैसे, तो कैसे खरीदेगा? क्लियर? तो कंज्यूमर जिसको मांगेगा उसी को उत्पादन हम करेंगे, यानी जिसकी डिमांड है उसी को उत्पादन हम करेंगे। तो हम किसकी तरफ अपनी नज़र रखेंगे कि डिमांड क्या है मार्केट में, किस चीज़ की डिमांड है, उसी का प्रोडक्शन हमें करना चाहिए। वही अपने उद्योग में उसी वस्तु को हम निर्माण करेंगे। जैसे आप देखते हैं आज जैसे फैशन होता है ना, नई नई चीज़ें आती है, तो मार्केट में जिस टाइप के कपड़े की डिमांड होती है उसी टाइप का कपड़ा हम प्रोड्यूस करने लगते हैं, उसी स्टाइल का कपड़ा बनाना शुरू कर देते हैं। तो हमारी नज़र मार्केट पर रहती है कि मार्केट में क्या नई चीज़ आ रही है, क्या कौन सी नई चीज़ों की डिमांड हो रही है, उसी का उत्पादन हम करेंगे। और डिमांड किसी और का हो रहा है, उत्पादन हम कोई और कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो कोई लेगा ही नहीं, हम तो घाटे में चले जाएंगे। तो यहाँ पर कंज्यूमर की सॉवरेनिटी होती है, यानी उपभोक्ता की प्रभुसत्ता, उपभोक्ता की प्रभुसत्ता, कंज्यूमर सॉवरेनिटी, है ना। कंज्यूमर जो चाहेगा उसी को उत्पादन हम करेंगे, जो नहीं चाहेगा उसका उत्पादन नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर यहीं पर हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर कंज्यूमर क्या मांग रहा है हमें इससे डिमांड नहीं है, मतलब कंज्यूमर क्या मांग रहा है हमें इससे मतलब नहीं है, हमें जो उत्पादन करना वही करेंगे, वो आगे हम लोग सीखेंगे उसमें। ठीक, तो अगर कंज्यूमर की डिमांड है कि हमें आज ब्लैक एंड वाइट टीवी चाहिए तो हम ब्लैक एंड वाइट टीवी बनाएंगे। अगर कंज्यूमर की डिमांड होगी कि हमें कलर टीवी चाहिए तो हम कलर टीवी बनाना शुरू कर देंगे। अगर कंज्यूमर की डिमांड है कि हमको प्लाज्मा टीवी चाहिए तो हम प्लाज्मा टीवी बनाना शुरू कर देंगे। बात आप समझ रहे हो? ये ध्यान रखिएगा, जो कंज्यूमर चाहेगा उसी को हम बना देंगे, क्योंकि वही तो हमें पैसा देगा, उसी से हमें प्रॉफिट कमाना है। क्लियर? और देखो अगला फीचर, अगले फीचर पर बढ़ते हैं। यहाँ प्रतियोगिता की उपस्थिति रहती है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है इस मार्केट में, मतलब इस टाइप की इकोनॉमी में तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, क्योंकि हम कोशिश करेंगे, जैसे मान लो, तो चलो पहले लिख देते हैं प्रतियोगिता की उपस्थिति, प्रतियोगिता की उपस्थिति। अब मार्केट में मान लो कि कोई वस्तु की डिमांड है, ठीक है, तो जिस वस्तु की डिमांड होगी, कोई भी XYZ कोई भी ले लो, ठीक है, वस्तु की डिमांड, कोई पर्टिकुलर वस्तु ले लो, मान लो यहाँ पर मोबाइल की डिमांड है इसकी, तो बहुत सारी कंपनियों को लगेगा फिर मोबाइल की डिमांड है, हर आदमी को मोबाइल चाहिए, तो डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारी कंपनियां कूद पड़ेंगी मोबाइल बनाने के लिए, है ना, क्योंकि उनको प्रॉफिट दिख रहा है, तो बहुत सारी कंपनियां आ जाएंगी, यानी XYZ बहुत सारी कंपनियां यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है, XYZ कंपनीज ये आ जाएंगी मार्केट में। क्यों? क्योंकि उनको दिख रहा है पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ का कंज्यूमर क्या मांग रहा है? मोबाइल। तो X कंपनी मोबाइल बना रही है, Y बना रही है, Z बना रही है। अब इनमें देखो, जो कंपनी इन्हें ज़्यादा कम कीमत में ज़्यादा अच्छे फीचर दे देगी, उसी का मार्केट में डिमांड शुरू हो जाएगा, और बाकी जो ऐसा नहीं कर पाएगी तो उसका मार्केट से प्रोडक्ट आउट हो जाएगा। तो कंपटीशन है ना, बहुत ज़्यादा गला काट कंपटीशन यहाँ पर आपको दिखेगा, प्रतियोगिता तो बहुत ज़्यादा है। दिखेगा वही जो चीप एंड बेस्ट देगा। चीप का मतलब यहाँ पर ये हुआ, चीप का मतलब देखो, जो उसकी हकीकत में लागत है उससे कम तो नहीं बेच सकते, है ना। चीप का मतलब ये हुआ वैल्यू फॉर मनी। अगर हमने 50,000 का मोबाइल लिया है तो उसकी 50,000
का सेटिस्फैक्शन हमें मिलना चाहिए। अब लगा कि 50,000 का मोबाइल ले लिया और सेटिस्फैक्शन मिल रहा है हमको 10,000 का, तो वो फिर महंगा हो गया ना मेरे लिए। 50,000 का अगर हमने मोबाइल सेट खरीदा है और उसने हमें 50,000 के बराबर सेटिस्फैक्शन दिया, तो हमें वो महंगा नहीं लगेगा। तो महंगाई किस पर डिपेंड करती है कि जितना पैसा हमने उसमें लगाया उसके बराबर का सेटिस्फैक्शन हमें मिलना चाहिए, फिर कीमत कुछ भी हो उससे मतलब नहीं। तो अगर 50,000 का कोई मोबाइल सेट बनाया एक्स ने और 50,000 का मोबाइल सेट बनाया वाई ने और 50,000 का मोबाइल सेट बनाया जेड ने, अब कीमत तो सभी की बराबर है, लेकिन इसमें से अगर मान लीजिए एक्स कंपनी ने इसमें कुछ फीचर ज़्यादा दे दिए, तो प्रोडक्ट किसका बिकेगा? फिर एक्स का बिकेगा। बात आप समझ रहे हो? फिर फीचर पे लड़ाई होगी। ये तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। तो टिक वही पाता है जिसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, और भारत में भी उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है नहीं। क्लियर? तो उपभोक्ता की प्राथमिकताएं उत्पादन को गाइड करती है। किस कंज्यूमर को कौन सा कंज्यूमर प्रोडक्ट में क्या प्रायोरिटी देता है। क्लियर? तो उपभोक्ता यहां पर सर्वोपरि होता है। तो कंज्यूमर्स आर सुप्रीम इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ओके, यहां पर आय का असमान वितरण होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आय का असमान वितरण, आय का असमान वितरण, आय का असमान वितरण होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये बात आपको याद रखना है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्तराधिकारी का अधिकार होता है, अर्थात कानूनी तौर पर स्वामी की मृत्यु के बाद पुत्र संपत्ति का स्वामी बन जाता है। सरकार संपत्ति का स्वामित्व यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए आय का समान वितरण होता है। और जिसके पूर्वजों पर ज़्यादा संपत्ति है उसके लड़कों के पास भी ज़्यादा संपत्ति हो जाएगी, जिसके पास कम है तो वो कम रहेगा। तो किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है। नेक्स्ट, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, अगले फीचर की बात करें, तो यहाँ पर सरकार की भूमिका अनुपस्थित होती है। सरकार की यानी गवर्नमेंट सेक्टर यहाँ पर कोई भी डिस्टरबेंस नहीं करता है, यानी सरकार की भूमिका अनुपस्थित मतलब अब्सेंस ऑफ रोल ऑफ गवर्नमेंट, यानी अर्थव्यवस्था में रोल नहीं होगा। हाँ, कुछ जो लॉ एंड ऑर्डर संबंधी रूल हैं वो तो बनाएगी, बाकी इकोनॉमी में कोई हस्तक्षेप सरकार नहीं करेगी। तो सरकार निजी उद्यमों की कार्यप्रणाली में कोई भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती है, और यहाँ कोई केंद्रीय नियोजन प्रणाली नहीं होती है। कोई केंद्रीय नियोजन प्रणाली नहीं होती, ये क्या मतलब है? जैसे आप देखते हो भारत में पहले योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन, आज हमारे यहाँ नीति आयोग हो गया, पढ़ चुके हम लोग पॉलिटी में। तो वो योजनाएं बनाता है और नीचे के ऊपर थोप देता है कि अब आप इसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। यहाँ पर कोई केंद्रीय नियोजन प्रणाली नहीं होती है। ठीक है, कि योजनाएं बनाएं और लोगों पर थोप दी जाए कि आपको ऐसे काम करना है। नहीं, सरकार का यहाँ पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, कोई नियोजन प्रणाली यहाँ पर नहीं होती है कि जो हमें गाइड करे कि जैसा हम कर रहे हैं वैसा आपको करना है, जैसा हम कह रहे हैं, जैसी हम योजना बना रहे हैं वैसे आपको काम करना है। ऐसा नहीं होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, तो प्रत्येक क्रिया का निर्धारण कीमत संयंत्र द्वारा होता है। जिस चीज की डिमांड उसी का उत्पादन, उसी की कीमत, जिसकी डिमांड नहीं उसकी कीमत नहीं। ठीक है, सिंपल सी बात। तो यहाँ पर नियोजन प्रणाली काम नहीं करती, यानी कोई सरकार इसके लिए प्लानिंग करके नहीं देती है कि जैसा मैंने प्लानिंग किया वैसा आपको करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्लियर? तो ये यहाँ पर हमने बताया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के फीचर। आज था ये हमारा पहला लेक्चर। अब हम लोग यहाँ पर अगले लेक्चर में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लाभ क्या हैं, हानि क्या है, फिर इंडिया में वो क्यों नहीं संभव है, फिर इसकी जो 2 अर्थव्यवस्थाएं और हैं वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।